कक्षा 12 का पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो इस चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं फ्लावर के विषय में। पुष्प पौधे के प्ररोह तंत्र का अग्रभाग जो होता है उसी का रूपांतरित रूप होता है और ये पौधों में लैंगिक जनन करने के लिए इसकी उत्पत्ति होती है या बनता है। अब फ्लावर के 4 भाग होते हैं। सबसे बाहर जो भाग होता है उसको बाह्यदल पुंज या कैलिक्स कहते हैं। उसके बाद जो रंगीन वाला भाग होता है उसको दल पुंज या कोरोला कहते हैं। उसके बाद जो धागे धागे जैसी संरचना होती है और ऊपर एक बक्शीनुमा संरचना उस पर चिपका होता है, वो पुष्प का नर भाग होता है। इसको एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम की इकाई स्टेमेन होती है या पुमंग की इकाई पुंकेसर होता है। इसके बाद सबसे बीच में फ्लावर के स्त्रीकेसर पाया जाता है जिसको गाइनोसियम कहते हैं और गाइनोसियम की इकाई को कार्पल या अंडप कहा जाता है। अब देखिए पूछा ये जाता है कि पुष्प में कितने चक्र होते हैं। तो पहला बताएंगे कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोसियम, चौथा गाइनोसियम। अब कैलिक्स या बाह्यदलपुंज की इकाई को बाह्यदल कहते हैं या सेपल कहते हैं। दलपुंज की इकाई यानी कोरोला के यूनिट को हम पेटल कहते हैं। एंड्रोसियम यानी पुमंग की इकाई को हम पुंकेसर या स्टेमेन कहते हैं। गाइनोसियम या स्त्रीकेसर की इकाई को हम कार्पल या अंडप कहते हैं। तो सबसे बाहरी चक्र यानी सबसे बाहर की ओर जो संरचना पुष्प में देखने को मिलती है उसको सबसे बाहरी चक्र कहते हैं। यानी कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल, WHORL चक्र होता है। सबसे बाहरी चक्र बाह्यदलपुंज का, सबसे भीतरी चक्र गाइनोसियम का होता है। अब देखिए पुष्प के ये पूरे चारों भाग को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक आवश्यक, दूसरा अनावश्यक। आवश्यक भाग वो होता है जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन की क्रिया में या सीधे तौर पे प्रजनन की क्रिया में भाग लेता है, ठीक है। और इसमें 2 अंग होते हैं, एक नर जननांग यानी स्टेमेन्स और दूसरा मादा जननांग यानी आपका स्त्रीकेसर या कार्पल होगा। तो ये पुष्प का जो नर भाग होता है और मादा भाग ये दोनों आवश्यक भाग होते हैं। और अनावश्यक भाग में कैलिक्स और कोरोला यानी बाह्यदलपुंज और दलपुंज ये अनावश्यक भाग होते हैं। अनावश्यक भाग मतलब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल पुष्प में बेकार संरचना है। अनावश्यक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सीधे तौर पे प्रजनन की क्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन प्रजनन की क्रिया में सहायता तो करता है। इसलिए ये सीधे तौर पे प्रजनन में भाग न लेने के कारण इसको अनावश्यक भाग कहा जाता है, ठीक। तो ये पुष्प की संरचना हो गई। फ्लावर प्ररोह तंत्र के अग्रभाग का रूपांतरण होता है। जैसे कोई भी पौधा 2 भागों में बटा होता है, एक वह भाग जो जमीन के ऊपर होता है, दूसरा वह भाग जो जमीन के नीचे होता है। तो जमीन के ऊपर वाला भाग को ही प्ररोह तंत्र कहते हैं और उसी का अग्रभाग ये रूपांतरित होकर के पुष्प का निर्माण कर लेता है और पुष्प जब बनता है तो उससे प्रजनन की क्रिया होती है। प्रजनन के द्वारा पौधे की वंश वृद्धि होती है, इसीलिए किसी भी पौधे में फ्लावरिंग की क्रिया होती है। और पुष्पन की क्रिया या फ्लावरिंग की क्रिया का होना ये आवृतबीजी वर्ग के पौधों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण होता है। यानी उनके जीवन चक्र के किसी न किसी अवस्था में फ्लावरिंग जरूर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और
चलिए थोड़ा सा वीडियो को और लंबा करते हैं। मेल जो सेक्स आर्गन होता है फ्लावर का, उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इसकी इकाई को स्टेमेन या पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का एक और नाम है लघु बीजाणु पर्ण या माइक्रोस्पोरोफिल। लघु बीजाणु पर्ण या इसको कहेंगे स्टेमेन। स्टेमेन कहिए या लघु बीजाणु पर्ण कहिए, पुंकेसर कहिए या इसी को लघु बीजाणु पर्ण कहिए। अब पुंकेसर में क्या होता है कि एक धागे नुमा संरचना होती है, इसमें ऊपर एक बक्से नुमा संरचना इस पे चिपकी होती है। तो इस धागे को पुंतंतु कहते हैं या फिलामेंट कहते हैं। और ये बक्से नुमा जो संरचना होती है इसको एंथर कहते हैं। ठीक, या दूसरे बायोलॉजी के टेक्निकल शब्द के रूप में इसको फिलामेंट ही कहेंगे, लेकिन ये ऊपर वाला जो संरचना है इसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे। लघु बीजाणुधानी, परागकोश को लघु बीजाणुधानी कहेंगे। ठीक, या एंथर भी कहते हैं, लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। ठीक, अब इस लघु बीजाणुधानी या एंथर में छोटे छोटे धूल के कण जैसे परागकण या पॉलन ग्रेन भरे होते हैं, जिनको माइक्रोस्पोर्स या लघु बीजाणु भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेमेन या पुंकेसर, इसका दूसरा नाम है लघु बीजाणु पर्ण। उसके बाद परागकोश या एंथर, और इसका दूसरा नाम है लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके भीतर छोटे छोटे धूल के कण जैसे परागकण होते हैं, जिनको पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। अब देखिए, वैसे तो सामान्यतः प्रत्येक परागकोश में यानी एंथर में 2 लोब्स होते हैं, 2 पालियाँ होती हैं। 2 पालियाँ माने ये 2 भाग, जैसे ये पूरा इतना मान लीजिए परागकोश हो गया, इतना परागकोश हो गया। अब ये परागकोश कितने भागों में बटा है? 2। इसको कहेंगे 2 लोब्स, 2 पालियाँ। अब प्रत्येक भाग में फिर 2-2 खाने होते हैं, इसमें 2 खाने, इसमें 2 खाने। इस तरह से पूरे में खानों की संख्या कितनी हो गई? 2 इसमें, 2 इसमें, 4। तो इसी तरह से परागकोश में ये कक्षों की संख्या, जिनको चैम्बर कहते हैं, 4 होती है। एक पाली में 2, दूसरे पाली में 2, एक लोब में 2, दूसरे लोब में 2। इस तरह से पूरे एंथर में पॉलन चैम्बर की संख्या 4 होती है और पालियों की संख्या यानी एंथर लोब की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और इस तरह के परागकोश को, जिसमें एंथर लोब या पराग पालियों की संख्या 2 हो और चैम्बर की संख्या 4 हो, उसको कहते हैं डाइथिकस या द्विकोष्ठीय परागकोश। ये जनरली जितने प्लांट होते हैं उसमें इसी तरह का पाया जाता है, लेकिन इसका एक अपवाद भी है। फैमिली मालवेसी के जो मेंबर होते हैं उनमें परागकोश जो होता है उसमें पाली की संख्या 1 होती है, और जब पाली की संख्या 1 होगी तो उसमें चैम्बर की संख्या कितनी होगी? कक्षों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो इस तरह के परागकोश को मोनोथिकस कहते हैं। ठीक, अब पराग जो धानी होती है माइक्रोस्पोरेंजिया, जब हम एंथर का ये टीएस काटेंगे, ये अनुप्रस्थ काट, तो उसमें 4 खाने दिखते हैं। उसी को लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। उसी में परागकण या माइक्रोस्पोर्स भरे होते हैं, उनको पॉलन ग्रेन भी कहते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट होंगे, अंकुरित हो जाएंगे, तब उसको कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। तो कितनी बातें हम सीख लिए। पहला स्टेमेन, उसको लघु बीजाणु पर्ण, फिर परागकोश, उसको लघु बीजाणुधानी, उसके बाद लघु बीजाणुधानी के भीतर परागकण होते हैं, उसको लघु बीजाणु
और जब परागकण अंकुरित हो जाता है तो उसको नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ऐसे ही अब फीमेल को चलिए देख लेते हैं। तो फीमेल में स्त्रीकेसर जो पार्ट होता है उसको आप जानते हैं गाइनोसियम या पिस्टिल उसकी इकाई है, कार्पल इकाई है, सॉरी कार्पल गाइनोसियम की इकाई है। तो स्त्रीकेसर को हम कह देंगे गुरु बीजाणुपर्ण या मेगास्पोरोफिल। उसके भीतर जो बीजांड यानी ओव्यूल होता है उसको गुरु बीजाणुधानी कहेंगे, मेगास्पोरेंजियम। और उसके भीतर बनता है ये गुरु बीजाणु मेगास्पोर्स बनते हैं, 4 बनते हैं, जिसमें से तीन क्या कर जाते हैं, डिजेनरेट कर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एक बचा होता है और जो बच्चा होता है वो किधर की ओर होता है, माइक्रोपाइलर एंड की ओर होता है या बीजांड द्वार की ओर एक बचा होता है। ठीक, चलाजा की ओर 3 जो गुरु बीजाणु मेगास्पोर्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मियासिस डिवीजन होता है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में और उसके परिणाम स्वरूप 4 कोशिकाएं बनती हैं, चारों हैप्लॉइड होती हैं और इन चारों में से 3 डीजनरेट कर जाती हैं, मर जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। एक बचता है और जो बचता है वो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड की ओर या ये बीजांड द्वार की ओर पाया जाता है। और इसी से बाद में मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको एम्ब्रियोसैक कहते हैं, उसका निर्माण होता है। अब एम्ब्रियोसैक जो होता है उसमें आप देखेंगे सेल्स की संख्या पूछता है, कितने सेल्स होते हैं और कितने न्यूक्लियस होते हैं। तो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। इस तरह के एम्ब्रियोसैक को पॉलीगोनम टाइप कहा जाता है, जो मोस्टली प्लांट्स में पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद के वीडियो में मैं आपको पॉलिनेशन के विषय में बताऊंगा, परागकण के विषय में बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, इसका नोट्स भी बनाते जाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल पे जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं उसको ध्यान से देख करके उसका नोट्स ज़रूर बनाइए। और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।